हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी और यूपीएसआई का एग्ज़ाम आ चुका है, तो इसी के संदर्भ में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 2 ज्योग्राफी का मैराथन क्लास पार्ट 2। इसके पहले मैंने पार्ट 1 करवा दिया है, तो जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे पहले पार्ट 1 को ज़रूर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिए, और जो हमारे पुराने साथी हैं वे 1 या 2 दिन बाद यानी कि एग्ज़ाम से पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को ज़रूर देख कर जाएंगे, ठीक है, ताकि उनके एग्ज़ाम में जब वे एग्ज़ाम में बैठे तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सके कि अब मेरा ज्योग्राफी से कोई प्रश्न नहीं गलत होने वाला है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन देखें उनकी बिल्कुल खुशी उनके अंदर आ जाए, उनके अंदर खुशी आ जाए कि सर ने जो पढ़ाया था वाकई में बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, यह पीडीएफ बहुत ही अच्छी है, यह पीडीएफ बहुत अच्छी है। इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। इस क्लास को भी और इसके पहले वाली क्लास को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और बातें, अभी तक जो पीडीएफ पाने के लिए आपके लिए हमने चार्जेस रखा था कि 100 रुपीज़ आपको चार्ज करना पड़ेगा, उसको हमने फ्री कर दिया है। लेकिन हाँ, एक काम आपको करना पड़ेगा कि कम से कम आप 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और उसके बाद आप पीडीएफ ले जाइए, ठीक है। यानी कि पीडीएफ आप फ्री में ले जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाना आवश्यक है, ठीक है। कोई भी छात्र झूठ बोलकर नहीं पीडीएफ प्राप्त करेगा कि हाँ सर हमने, उसने 1 या 2 भी किया हो तब भी वो झूठ बोलेगा कि नहीं सर हमने करवा दिया है 5 लोगों से सब्सक्राइब, आप हमें पीडीएफ शेयर कर दीजिए। देखिए, झूठ मत बोलिएगा, सही बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ें देखिए, मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि इस पीडीएफ का मूल्य आपको पता चल सके, इसकी वैल्यू आपको पता चल सके, इसका महत्व को आप समझ सकें। इसलिए मैं चार्ज करता हूं, यानी कि कुछ ना कुछ ज़रूर चार्ज करता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत सारे छात्रों को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड कराई है, ठीक है। लेकिन उसका महत्व वे लोग आज तक नहीं समझ सके, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो इसके पहले हमने आपको क्या क्या बता दिया है वो सब तो आप पार्ट 1 में देख लीजिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें हैं जो हमने पार्ट 1 में ही बता दिया है, इसलिए यहाँ पर हम उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 आप देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं। हमने आपको बताया था कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, इसको हमने पार्ट 1 में अच्छे से बता दिया है। दूसरी बात करते हैं, इसके तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जैसे हमने आपको बताया था पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा से आपको दिखा ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। चलिए थोड़ा से मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूँ। तीन तरफ से तात्पर्य क्या हो जाता है, इधर है बंगाल की खाड़ी, ये देखिए पूरा भारत है, ठीक है, ये पूरा भारत है। इधर है बंगाल की खाड़ी और नीचे देखा जाए तो हिंद महासागर इसके दक्षिण में, और इधर पश्चिम में देखा जाए तो एक तरीके से अरेबियन सागर है। तो तीन तरफ तीन समुद्र यानी तीन पानी के तीन तरफ से भारत घिरा हुआ है, यानी कि तीन तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि यहाँ पर कहा गया था कि यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जो कि हमने आपको बता दिया कि बंगाल की खाड़ी से, और दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर से, और पूर्व में देखा जाए तो भारत अरेबियन सागर से घिरा हुआ है। दूसरी बात करते हैं, हमने आपको बताया था इसके बारे में कि भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में ही है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी पार्ट 1 में दे दिया है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि भारत का विस्तार की बात करते हैं, तो हमने आपको अक्षांशीय विस्तार बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमने आपको बताया था। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार भी हमने आपको बताया था, और देशांतरीय विस्तार भी हमने आपको बताया था कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी हमने आपको पहली क्लास में बहुत अच्छे से दे दिया है जानकारी। दूसरी बात करते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है भारत के, तो 8 राज्यों से जाती है, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत जानकारी दे दिया है पार्ट 1 में। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फिर हमने आपको क्या बताया था कि भारत का मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है, जो देखा जाए तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और यह समय जो है ग्रीनविच माध्य से देखा जाए तो समय से 5 साढ़े 5 घंटा आगे है
5.5 घंटे आगे हैं, इस चीज़ को हमने आपको बता दिया। तो यहाँ तक हमने आपको बहुत अच्छे से जानकारी दे दी है पार्ट 1 में। अब आइए बात करते हैं कि भारत के बारे में, यानी कि यानी कि अब हम कौन सा टॉपिक, अब हम जानेंगे न्यू चीज़ें, यानी कि न्यू पॉइंट के बारे में। अब यहाँ से हम जानेंगे पार्ट 2 के बारे में अच्छे से। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा, कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि कोई भी छात्र बीच से छोड़कर नहीं जाएगा। यदि उसे जाना है तो अभी जा सकता है, लेकिन बीच से नहीं जाएगा। लास्ट तक क्लास देखेगा, तभी वो लास्ट तक क्लास देखने के बाद ही वो जाएगा। ठीक है, काम कोई भी आए, अगर काम आ भी जाता है तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ तक हमने पढ़ा था, उसके बाद में देख लेगा। ठीक है, लेकिन कोई भी छात्र ये नहीं कि आधा अधूरी जानकारी लेकर नहीं जाएगा एग्ज़ाम में, या तो ना तो एग्ज़ाम देने जाए और ना ही वो क्लास को फॉलो करे। ठीक है, तो जो भी बच्चा काम करेगा वो ईमानदारी से करेगा, अगर नहीं करना है तो मत करिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन जो 263 है मेरे प्रिय साथियों, वो आपके एग्ज़ाम में दे देता है 262 दे देता है, 261 दे देता है। ठीक है, तो इसलिए इस डेटा को पूरा याद करके जाइएगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल है। दूसरी बात करते हैं कि विश्व स्तर पर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वां स्थान प्राप्त करता है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। अब आइए बात कर लेते हैं कि वे 6 देश कौन कौन से हैं जो भारत से आगे हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो पहला राज्य कौन सा है, रूस है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा राज्य जो है कनाडा है। तीसरा राज्य की बात करते हैं चीन है। फिर उसके बाद है अमेरिका है, फिर है ब्राज़ील है, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पर भारत है। तो 7 ऐसे देश हैं या 6 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत से क्षेत्रफल से भी आगे, भारत से क्षेत्रफल में आगे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं, तो राज्य या देश एक ही बात है। तो रसिया है, तो इसको फॉर्मूला बना देते हैं। तो R फॉर रसिया हो जाता है, और C फॉर हो जाता है कनाडा, फिर C फॉर हो जाता है चाइना मेरे प्रिय साथियों, फिर A फॉर हो जाता है अमेरिका। ठीक है, फिर B फॉर हो जाता है ब्राज़ील, फिर A फॉर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, फिर क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया, और B फॉर भारत याद कर लीजिए। ठीक है, V फॉर भारत याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। चलिए एक बार इस फार्मूलों को एक ही जगह पर कलेक्ट कर देते हैं फार्मूला को। तो देखिए इसको याद कैसे रखना है आपको, R कर दीजिए, C2 कर दीजिए, R कर दीजिए, C2 कर दीजिए, AB और AB याद कर लीजिए। आपको पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए AB और AB याद कर लीजिए। ठीक, देखिए R फॉर क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। C फॉर C2 मतलब 2C, और 2C का मतलब, पहले C का मतलब कनाडा, और दूसरे C का मतलब क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। फिर A फॉर क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। V फॉर हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा, और A फॉर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और V फॉर आप जानते हैं कि भारत हो जाएगा। ठीक है, तो R C2 AB याद कर लीजिए, आराम से आपको पता हो जाएगा, और इसमें से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला क्या है, R C2 AB, इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, तो चीन के बाद भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अभी तक हमने एरिया के हिसाब से देखा था, अब हम देख रहे हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर कौन सा है, चाइना है। तो सबसे ज़्यादा विश्व में जनसंख्या देखा जाए तो चाइना के पास है, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, भारत है। तो ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पर कौन सा है, भारत है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग भारत के पास है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग भारत के पास है। और जबकि देखा जाए तो एक नई जानकारी ध्यान रखिएगा,
जबकि विश्व की लगभग 16% जनसंख्या जो है भारत में ही निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व की लगभग 16% जनसंख्या ऐसी है जो भारत में निवास करती है। ठीक है, और दूसरी इसके पहले वाली बात याद रखिएगा कि विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग किसके पास है? भारत के पास है। तो इसके हमने क्या क्या देख लिया? पहली चीज़ें हमने देखा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में 7वां स्थान हासिल करता है या 7वें स्थान पर आता है। और जिसमें हमने आपको RC2 AB के फॉर्मूला हमने आपको दिया था, इसको आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी बातें हमने आपको बताया कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत जो है चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त करता है। फिर हमने आपको बताया कि विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग किसके पास है? भारत के पास है। और विश्व की लगभग 16% जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं, एक बार पहले तो इसको कंफर्म कर लीजिए। तो देखिए भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं, इसको आप कंफर्म कर लीजिए। देखिए 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में वर्तमान में हैं। तो 28 राज्य जो हैं भारत में, देखिए भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और दूसरी बात करते हैं, गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। अब अगर हम इसको एक बार मैप में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, हमको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। देखिए हमने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है मेरे प्रिय साथियों? गोवा है। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा में देखा जाए तो गोवा है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, अब भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका है? लक्षद्वीप का। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम किसका है? लक्षद्वीप का है। अब आइए हम एक बार मैप में देख लेते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं एक बार मैप में। तो अंडमान जो है केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है मेरे प्रिय साथियों? वो है लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। और ये रहा मैप में हमने आपको दिखा दिया लक्षद्वीप। देखिए हमने अभी 4 जानकारी ली, 4 पॉइंट हमने सीखा। पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। फिर हमने आपको बताया केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर हमने आपको बताया कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो भारत के स्थलीय सीमा की बात करते हैं, यानी कि जिसके साथ जलीय सीमा साझा नहीं होती है उसकी बात करते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है मेरे प्रिय साथियों? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा द्वीपों सहित की बात की जा रही है, यहाँ द्वीपों को भी मिला दिया जा रहा है, द्वीपों को भी मिला दिया जा रहा है। तो द्वीपों सहित देखा जाए तो 7,516 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारत के स्थलीय सीमा कितना है तो 15,200 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछा जाता है भारत की जलीय सीमा कितना है तो 7,516 किलोमीटर। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मुख्य धरातलीय समुद्र की सीमा की लंबाई देखा जाए तो
कितनी है, 6100 किलोमीटर। और नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो इसको आप मैप में देख लीजिए एक बार, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा तट पर यानी कि सबसे ज़्यादा तटों पर लंबी साझा करने वाला राज्य कौन सा है, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा साझा होती है मतलब जलीय के साथ, वो है गुजरात। ठीक है, तो ये रहा गुजरात, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील है। इसके बारे में अलग से आपको क्लास दूंगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इसके 3 पॉइंट हैं, तीनों को मैं अच्छे से बेहतर समझाऊंगा, ठीक है। तो 12 समुद्री मील आपको अभी याद रखना है कि भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा कितनी है, तो 12 समुद्री मील है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट है और बंगाल की खाड़ी में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि भारत के 4 प्रमुख बिंदुओं के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि भारत के 4 प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन से है, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे देखो इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा पॉइंट है कहाँ, अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे अंतिम बिंदु है दक्षिणतम का, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा कॉल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश किबथू है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। और भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, गौर माता है, कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु देखा जाए तो गौर माता है, कहाँ पर है, गुजरात में है। तो हमने आपको 4 बिंदुओं के बारे में बताया और वो महत्वपूर्ण हैं। पहली बातें हमने आपको बताया कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, तो किबथू है, जो एक तरीके अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है, तो गौर माता है, कहाँ पर है, गुजरात में है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने आपको विस्तृत जानकारी बहुत सारी दे दिया है, अब इसको एक बार आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो जितना पॉइंट था इसके बारे में हमने आपको समझा दिया बेहतर तरीके से, ठीक है। एक और क्लास लूँगा जिसमें कि बहुत सारी जानकारी मैं अलग से दूंगा आप लोगों को, जैसे 12 समुद्री मील क्या होता है, और भी जो अतिरिक्त जानकारी है मैं आपको दूंगा। बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक है। एक और क्लास का इंतजार करिएगा जो 15-20 मिनट की होगी, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास वो नहीं होगी, ठीक है। उसको मैं किसी भी समय आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इसको भी मैं वहीं पर बता दूंगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं वहीं पर बता दूंगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ अलग बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रों की बात करते हैं, तो जैसे कि बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख दर्रा कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं कि काराकोरम, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, काराकोरम है, जोजिला है, बनिहाल दर्रा है और बुर्जिल दर्रा है, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, बुर्जिल दर्रा, इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखिए दर्रों से भी एक आध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात करते हैं तो सिक्किला दर्रा है और बाड़ा लाचा दर्रा है। तो बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और सिपकिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है।
नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, माना और लिपू लेख दर्रा है, ठीक है। तो माना या लिपू लेख दर्रा कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम की बात करते हैं, तो सिक्किम में कौन सा दर्रा है, नाथुला जेलेपला दर्रा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो बोमडिला और दीफू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा है, थाल घाट भोर घाट है। और नेक्स्ट बात करते हैं केरल की बात करते हैं, तो केरल में कौन सा दर्रा है, पाल घाट और सेन कोहा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में कराकोरम, जोजिला, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, बड़ा लाचाला। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो माना लिपू लेक। सिक्किम की बात करते हैं नाथुला जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बोमडिला दीफू। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो थाल घाट भोर घाट। और केरल की बात करते हैं पाल घाट और कोहा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं कि नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में। देखिए, नदियों के किनारे बसर नगरों से भी कई बार एक आध प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, भूले भटके, ठीक है। तो याद चाहे मत करिएगा, लेकिन एक बार आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। बस 1 मिनट। चलिए आइए बात करते हैं कि नदियों के किनारे बसे नगरों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि बात करते हैं तो आगरा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और महानदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, कटक है। और गंगा के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, हरिद्वार। और गोदावरी के एक तरीके से किनारे कौन सा नगर है, वो है नासिक। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है। और तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है, तो कावेरी नदी के किनारे है। और जौनपुर की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे है। और डिब्रूगढ़ की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और पटना की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ, यमुना नदी के। कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ, महानदी के। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी के। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के। श्रीनगर किस नदी के किनारे है, झेलम नदी के। और तिरुचिरापल्ली किस नगर के किनारे है, कावेरी नदी के। और जौनपुर किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के। और डिब्रूगढ़ की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। पटना की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे। और नेक्स्ट बात करते हैं तो अहमदाबाद की बात करते हैं तो साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद की बात करते हैं, साबर नदी के किनारे बसा हुआ। कोलकाता हुगली नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। पणजी मांडवी नदी। सूरत ताप्ती नदी। अयोध्या सरयू नदी, भैया इसको ज़रूर याद रखिएगा। और हैदराबाद की बात करते हैं तो मूसी नदी। संबलपुर की बात करते हैं तो महानदी। लखनऊ की बात करते हैं तो गोमती नदी। और इलाहाबाद की बात करते हैं तो गंगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, कौन से नगर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो 1-2 बार आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप याद करने का प्रयास मत करिएगा, बस 1-2 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं कि भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं जिनके एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं या मल्टीपर्पज़ होते हैं। जैसे कि डैम यानी कि इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि बाढ़ को रोका जा सके, या तो सूखा पड़ जाए तो पानी दिया जा सके, सिंचाई और अन्य और विद्युत उत्पादन के लिए इसको बनाया जाता है, ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। चलिए बात करते हैं कि भीमा परियोजना की बात करते हैं। तो भीमा परियोजना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर बना हुआ है भीमा परियोजना, तो पावना व कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हीराकुंड जल परियोजना। हीराकुंड जल परियोजना कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। तो ध्यान रखिएगा, हीराकुंड जल परियोजना कहाँ पर है, उत्तराखंड में है।
महानदी इस परियोजना, देखिए किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर। इस परियोजना पर विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना की बात करते हैं, तो कहाँ पर है, गुजरात में है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं तो राजस्थान में है, और किस नदी पर है, रावी, ब्यास, सतलज। नेक्स्ट बात करते हैं फरक्का परियोजना की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है, जो गंगा नदी पर है। और दामोदर घाटी परियोजना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है और दामोदर नदी पर है। इडुक्की परियोजना की बात करते हैं तो केरल राज्य में है और पेरियार नदी पर है। थीन बांध की बात करते हैं तो पंजाब में है और रावी नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करते हैं तो पंजाब में है। और इसके बारे में दूसरी विशेषता, इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसका जलाशय जो है गोविंद सागर झील कहलाता है। इसका जलाशय जो है गोविंद सागर झील कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत की प्रमुख परियोजनाओं को भी 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए जब आप अच्छी मेहनत करेंगे, जब आप बेहतर मेहनत करके जाएंगे तो भगवान जी आपका साथ देंगे। बिल्कुल, भगवान जी किसी के साथ अन्याय नहीं करती हैं, बशर्ते उसके साथ अन्याय करते हैं जो अधर्म का रास्ता अपनाता है। ठीक है, जो धर्म के रास्ते पर रहते हैं उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। हाँ, कभी कुछ हो भी गया तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण जरूर रहेगा और जिसका रिजल्ट आपको सकारात्मक मिलेगा और आगे मिलेगा। ठीक है, तो आप कभी मत सोचिए कि कोई भी आपके साथ कुछ गलत करने वाला है। ठीक है, भगवान जी तो आपके साथ बिल्कुल गलत नहीं करने वाले हैं। ठीक है, व्यक्ति ही भले ही आपके साथ कोई गलत कर दे। चलिए बात करते हैं सलाल पनबिजली परियोजना की बात करते हैं तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। कोसी परियोजना की बात करते हैं तो बिहार यानी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और कोसी नदी पर है। सोन परियोजना की बात करते हैं तो बिहार में है और सोन नदी पर है। पारा परियोजना कहाँ पर है, गुजरात यानी सूरत में है, ताप्ती नदी पर। और उकाई परियोजना की बात करते हैं तो गुजरात, ताप्ती नदी पर। गांधी सागर परियोजना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात करते हैं राजस्थान, चंबल नदी पर। जवाहर सागर परियोजना की बात करते हैं तो राजस्थान में है, चंबल नदी पर। माता टीला, भैया इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं माता टीला को। माता टीला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है, इस बात को ध्यान रख के जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टिहरी बांध परियोजना की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। तो माता टीला बांध और टिहरी बांध को जरूर याद करके जाइएगा। मुझे तो लगता है, मैं तो ये कहूँगा ये चारों आप याद करके जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, माता टीला, टिहरी और नागार्जुन और तुंगभद्रा परियोजना को। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तुंगभद्रा नदी पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये चारों कम से कम इतना तो याद करके जाइएगा ही। ठीक है, 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, 1 से 2 बार यदि आप देख लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न सही हो सकते हैं, बशर्ते 1 से 2 बार थोड़ा से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो दोस्तों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार कहते हैं एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए दरअसल क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब मैंने देखा तो हर जगह से एक एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसे 1-2 टॉपिक ऐसे हों जहाँ से 2-3 प्रश्न पूछ ले, इसलिए मैं आपको बताते जाता हूँ कि हाँ यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद ही मैं आपको देखकर बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ से 1-8 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आप भी ध्यान रखते चलिए। ठीक, तो बिल्कुल भी आप थकाई अपने आप को महसूस मत करिए, बिल्कुल कोई भी छात्र थकाई महसूस ना करे कि हाँ सर क्लास लंबी हो रही है। क्लास लंबी नहीं,
बस आप ये सोचते चलिए कि आज ही हमें मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करना है, इसके बाद हमें बार बार मेहनत नहीं करना। एक बार यदि हम सफल हो गए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी हमारा मेहनत करने में मन लगेगा। तो दोस्तों इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमने आपको बताया है कि आपको क्या करना होगा। 5 लोगों से कम आप सब्सक्राइब करवाइए, फिर उसके बाद आप हमसे ले जाइए पीडीएफ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। देखिए दूसरी बात हम करते हैं एक तरीके से कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 से 4 दिन अगर आपके बचे हैं एग्ज़ाम तो और पढ़ लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मत पढ़िएगा बस। ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, देखिए समझ लीजिए, 1 मिनट, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। दरअसल क्या है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं इसलिए कहता हूँ कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने एक दिन पहले जो पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, बाकी पीछे जो आपने जो पढ़ा हुआ है वो भूल जाते हैं आप। ठीक है, इसलिए एक दिन पहले जब आप छोड़ देते हैं पढ़ाई तो इससे क्या होता है, सारी चीज़ें, आपका माइंड जो होता है वो सारी चीज़ों को एक बार याद करने का प्रयास करता है। ठीक है, फिर आप जब एग्ज़ाम के दिन बैठते हैं या एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो आपका माइंड जो होता है वर्क करता है। दूसरी बात कि आपका माइंड भी जो है वो थकान महसूस नहीं करता है। ठीक है, तो एक दिन पहले भी आपने मेहनत किया, दूसरे दिन आप और स्ट्रेस लेकर जा रहे हैं, तब फिर दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए अब आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर फिर से। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कहाँ पर है, जोरहाट यानी असम में है। ठीक है, तो असम में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं इस बात को ध्यान रखिएगा। तो काजीरंगा अभ्यारण्य और मानस अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर अभ्यारण्य दोनों है, तो असम में है। ठीक है, लेकिन असम देखिए आप ये मत याद रखिएगा, जगह के नाम मत याद रखिएगा, आप केवल एक तरीके राज्य का नाम याद कर लीजिएगा, तब भी अच्छे हो जाए, तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो भी असम में है। अगर जगह के नाम पर देखा जाए तो यानी प्लेस के स्थान पर देखा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट में है और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बारपेटा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हजारी राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर है, हजारीबाग में है, झारखंड में है। ठीक है, तो हजारी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, हजारीबाग में है, झारखंड में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, पलामू में है, झारखंड में है। ठीक है, तो हजारी और बेतला जो है झारखंड में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कहाँ पर है, मुंगेर में है, यानी कि बिहार में है। नेक्स्ट बात करते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो कर्नाटक में है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस जगह के नाम आप रहने दीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गिर अभ्यारण्य की बात करते हैं तो कहाँ पर है, गुजरात में है। केवला देव पक्षी विहार की बात करते हैं तो भरतपुर यानी राजस्थान में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो राजस्थान में है। और दाची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये तो खूब पूछा जाता है, इसको याद करके जाइएगा। दची गाम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं जल्दापाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट बात करते हैं दुधवा राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नैनीताल यानी उत्तराखंड में है, इस बात को जरूर याद करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेरियार अभ्यारण्य की बात करते हैं तो केरल में है, यानी इडुक्की में है। ठीक है, मुदुमलाई की बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य नीलगिरी तमिलनाडु। और पिराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पालघाट केरल में है। और एक तरीके से सरावती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कर्नाटक में है, शिमोगा। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कुर्ग कर्नाटक। नंदा देवी पशु विहार कहाँ पर है, चमोली उत्तराखंड। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। वेदांत गल अभ्यारण्य कहाँ पर है, चिंगलपुर चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करते हैं रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं, सवाई माधोपुर राजस्थान। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है।
और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश कहाँ पर है, होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने देख लिया प्रमुख एक तरीके से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और अभ्यारण्यों के बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। ठीक है, इनको 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा, तब आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस 1 से 2 बार आप सुन लेंगे ना, जब आपके कानों में कोई बातें जाती हैं, जब आपके कानों में कोई बातें जाती हैं तो लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम 1 से 2 बार आप क्लास को ज़रूर देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, कभी भी आपको नींद ना आ रही हो तो आप क्या करिए, ईयरफोन लगाइए, आराम से लेटे हुए सुनते रहिए। ठीक है, कौन सा यहाँ पर आपको मैं कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, देख कर याद करेंगे तो और जल्दी याद हो जाएगा, देखते जाएंगे, नहीं तो सुनते जाइए तब भी याद हो जाएगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं कि प्रमुख नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्य कृषि फसलों एवं उत्पादक राज्य की बात करते हैं। तो जैसे चावल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक तरीके से उत्पादन होता है। तो एक तरीके वैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि चावल जो है पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। गेहूं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश को ध्यान रखिएगा। गेहूं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मक्का की बात करते हैं, सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आएगा। कपास की बात करते हैं तो गुजरात पहले स्थान पर, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। जूट की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉफ़ी की बात करते हैं तो कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। रबड़ की बात करते हैं तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक आएगा। रेशम की बात करते हैं कर्नाटका, झारखंड, असम आएगा। तंबाकू की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आएगा। आलू की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार आएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं चाय की बात करते हैं तो असम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट यानी कि जो ये महत्वपूर्ण आप पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण जो जितने भी बिंदु हैं, इनको आपको याद करके जाना है, इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। 1 से 2 बार, 3 बार, ठीक है, इनको याद करना है। जब तक याद ना हो जाए तब तक याद करते रहिए, वही जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस लाइन को याद रखिएगा, जब तक पाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल जब तक याद होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, याद करते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, काफ़ी छात्र सोच रहे होंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए मजाक हो रहा है ताकि आपका पढ़ने में मन लगे। देखिए, हरित क्रांतियों के भारत में कृषि क्षेत्र की प्रमुख या महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। जैसे कि हरित क्रांति किस लिए जानी जाती है, कृषि उत्पादन के लिए। तो अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा कृषि उत्पादन के लिए। अगर श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो दुग्ध उत्पादन के लिए, और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वाइट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो दुग्ध से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू एक तरीका रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति की बात करते हैं तो मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाबी यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो झींगा मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो झींगा मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। और येलो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो यानी पीली क्रांति की बात करते हैं तो सूर्यमुखी और अन्य तिलहनों उत्पादन जैसे सरसों वगैरह आ जाते हैं, तो पीली क्रांति के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भूरी क्रांति की बात करते हैं, ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो गैर परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है कौन, भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं लाल
क्रांति रेड रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो मांस या टमाटर, ठीक है, मांस या टमाटर उत्पादन के लिए। गोल क्रांति के लिए आलू गोल जैसे रहती है, तो एक तरीके से आलू उत्पादन के लिए जाने जाती है, राउंड रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रजत क्रांति, यानी कि रजत यानी अंडा आप लोग खाते होंगे बढ़िया से, ठीक है। तो रजत क्रांति की बात करते हैं, सिल्वर रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुनहरी क्रांति की बात करते हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो फल उत्पादन यानी बागवानी के लिए जाना जाता है। और लास्ट बात कर लेते हैं इंद्रधनुषी क्रांति की बात करते हैं, रेनबो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो कृषि संबंधी समग्र क्रांति के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। ये सारी क्रांतियाँ आप ध्यान रखिएगा। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपना टारगेट पूरा करिए और आप पीडीएफ ले जाइए हमसे, ठीक है। तो हमने आपको क्रांतियों के बारे में अच्छे से समझा दिया है, इसको आप ज़रूर याद करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। क्रांति से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं मेरे साथियों। बार बार मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इसको भूलिएगा नहीं साथियों, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। मजाक में बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत समय है तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए समय नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए जितना समय मिल जाए उतना कम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रमुख खनिज एवं उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो खनिजों से भी एक आध प्रश्न कभी कभी भूले भटके आ ही जाते हैं। चलिए बात करते हैं प्रमुख खनिज या प्रमुख उत्पादन की बात करते हैं तो अभ्रक की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ठीक है। तो अभ्रक खनिज की बात करते हैं तो सबसे प्रमुख उत्पादन में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश आएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर झारखंड आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमने आपको मैप के माध्यम से सारा कुछ बता दिया है राज्य। अब आपके ध्यान में सीधा मैप आना चाहिए। जब मैं आंध्र प्रदेश बोलूँगा तो मैप में आपको सीधा आपका माइंड जाना चाहिए कि हाँ अच्छा आंध्र प्रदेश यहाँ है। फिर राजस्थान बात करूँ तो राजस्थान अच्छा यहाँ पर है। झारखंड की बात करूँ तो झारखंड अच्छा यहाँ है। तो ये आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए, ठीक है, सीधा मैप में। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइट की बात करते हैं तो उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। तो बॉक्साइट उत्पादन के लिए देखा जाए तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर आएगा, और गुजरात आएगा, फिर झारखंड आएगा। लौह अयस्क की बात करते हैं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड आएगा। लौह अयस्क की बात करते हैं तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। नेक्स्ट बात करते हैं जस्ता की बात करते हैं तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड आएगा। जिप्सम की बात करते हैं तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात आएगा, ठीक है। जिप्सम की बात करते हैं तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात आएगा। सोना की बात करते हैं तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ आएगा। चांदी की बात करते हैं तो राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हीरा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आएगा। तांबा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड आएगा। मैग्नीज की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा आएगा। टिन की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा आएगा। लिग्नाइट की बात करते हैं तो भैया इसको आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। लिग्नाइट को याद करके जाइएगा, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लिग्नाइट की बात करते हैं तो तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। कोयला की बात करते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पेट्रोलियम की बात करते हैं तो मुंबई, हाई और गुजरात और राजस्थान और असम आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हमने आपको प्रमुख खनिजों के बारे में बताया है, इनको भी एक आध बार आप देख कर जाइएगा, भूले भटके कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो कम से कम 3-4 तो आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि बात करते हैं बॉक्साइट खूब पूछा जाता है तो बॉक्साइट को याद कर लीजिएगा। अभ्रक खूब पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। और आप क्या याद कर सकते हैं, मैग्नीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैग्नीज अगर छोड़ देते हैं तो कोयला को तो याद करके जाइएगा ही, ठीक है। कोयला जो है वो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर उड़ीसा आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्पादन में प्रथम स्थान पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा आएगा, ठीक है। उड़ीसा आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, नेशनल हाईवेज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 संख्या जो है दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर और पाक तक यह रहता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से इसका विस्तार है या मार्ग है या एक तरीके से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात करते हैं तो दिल्ली, कोलकाता। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात करते हैं तो आगरा और मुंबई को जोड़ता है या आगरा और मुंबई का रास्ता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात करते हैं तो मुंबई और चेन्नई।
और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात करते हैं तो कोलकाता और चेन्नई को ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 की बात करते हैं कोलकाता और मुंबई को याद रखिएगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को याद रखिएगा तो वाराणसी से कन्याकुमारी, ये तो पूछा ही जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की बात करते हैं तो दिल्ली जयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 की बात करते हैं तो पुणे विजयवाड़ा। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 की बात करते हैं तो दिल्ली फिरोजपुर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। एक बार इनको ध्यान 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं और किस नदी पर हैं। अगर ये भी ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हो, नहीं तो मेरे हिसाब से कहाँ पर हैं इतना ही ध्यान रख लीजिए। चलिए, कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है। मुंबई की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है। मुंबई की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में है। चेन्नई की बात करते हैं तो चेन्नई की बात करते हैं तो तमिलनाडु में। कोचीन की बात करते हैं तो केरल में। विशाखापट्टनम की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में। पारादीप की बात करते हैं तो उड़ीसा में। न्यू तूतीकोरिन की बात करते हैं तो तमिलनाडु में। मरमू गोवा की बात करते हैं तो गोवा में बंदरगाह है। कांडला की बात करते हैं तो गुजरात में है। और न्यू मंगलोर की बात करते हैं तो कर्नाटक में है। नेहवा सेवा की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में। हल्दिया की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो कि हुगली नदी पर है। तो जो जितने भी प्रमुख बंदरगाह हैं इनको भी एक आध बार ध्यान रख लीजिएगा। कोलकाता कहाँ पर है, कोलकाता बंदरगाह कहाँ, पश्चिम बंगाल, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, कोचीन, केरल और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। न्यू तूतीकोरिन की बात करते हैं तमिलनाडु। मरमा गाँवों की बात करते हैं या गोवा की बात करते हैं तो गोवा में। कांडला गुजरात। न्यू मंगलोर कर्नाटक। देखिए, ये पूछा जाता है ज़्यादातर, एक बार मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ। यहाँ से लेकर आप 4 तक, यहाँ तक याद कर लेंगे, तब भी आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछेगा बंदरगाहों से तो यहीं से पूछता है ज़्यादातर। पारादीप की बात करते हैं उड़ीसा। न्यू तूतीकोरिन की बात करते हैं तो तमिलनाडु। मरमा गोवा की बात करते हैं तो गोवा। कांडला की बात करते हैं तो गुजरात। और न्यू मंगलोर की बात करते हैं तो कर्नाटक। नेहवा सेवा की बात करते हैं महाराष्ट्र। हल्दिया की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको ध्यान रख के जाइएगा। चलिए, अब आइए बात करते हैं जनगणना से। देखिए, जनगणना से भी एक आध प्रश्न हो सकता है पूछ ले, क्योंकि अब जनगणना होने वाली है। ठीक है, तो हो सकता है एक आध 2 प्रश्न जनगणना से पूछ ले। चलिए समझ लेते हैं भारत की कुल जनसंख्या अभी कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या मतलब वही 121 करोड़ समथिंग में है। ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पुरुष की बात करते हैं, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है तो इतनी है। ठीक है, और यानी कि 51.47 एक तरीके से पुरुषों की जनसंख्या है। महिला की जनसंख्या की बात करते हैं 48.53% है। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 51, यानी कि 51.47% है। महिला की बात करते हैं तो 48.53% है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 है भारत का। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 है भारत का। दशकीय वृद्धि देखा जाए तो 17.7% है। वार्षिक वृद्धि दर देखा जाए तो 1.764% है। और साक्षरता प्रतिशत में देखा जाए तो 73% है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कुल जनसंख्या 121 करोड़ समथिंग में है। पुरुष जनसंख्या की बात करते हैं तो 51.47% है। महिला जनसंख्या की बात करते हैं तो 48.53% है। लिंगानुपात 943 है। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 382 है, 82। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 17.7% है। और वार्षिक वृद्धि दर की बात करते हैं तो 1.64% है। और साक्षरता प्रतिशत कितना है 73%। इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन हो सकता है आपको घायल कर दे। ठीक है, हो सकता है आपको घायल कर दे कि आप सोचें बहुत, लेकिन आप याद करके ना जाएं और सोचें तो हो ही जाएगा। और वहाँ पहुँचे तो फिर आपको ध्यान ना आएगा 72 तक, 73 तक, 74 था, फिर आप 74 लगा के आएंगे, क्योंकि 74 कुछ लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि फिर आप
गलत कर देंगे। तो जो चीज़ें हैं उसका फैक्ट डेटा याद करके जाइए, फालतू कन्फ्यूजन वाला दिमाग में मत रखिए। तो कितनी जनसंख्या है, कौन से राज्य में कितनी जनसंख्या है, ठीक है, पुरुषों या महिलाओं में क्या है, करोड़ में देखा जाए तो कितने हैं, ये सब अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह तो ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये सब छोड़ दीजिए कितनी जनसंख्या कहाँ पर है, ठीक है, बाकी नया डेटा आएगा तो हम पढ़ेंगे। अब आइए बात करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से पूछे जाएंगे प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा भैया, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे सर कितनी चीज़ें याद करके जाऊँ, देखो भैया आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है तो याद करके सब कुछ जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, एग्जामिनर है वो आपसे कहाँ से प्रश्न पूछ लेगा आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता। और बड़ी बड़ी संस्थाएं जो आज लगातार 10 साल से 20 साल से लगातार मेहनत कर रही हैं और लगातार एग्ज़ाम दिलवा रही हैं और एग्ज़ाम के ट्रेंड को समझ रही हैं, वो भी आज तक नहीं समझ पाए हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है और सारा कुछ पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सफलता ऐसे नहीं मिलती। अगर सफलता यूं ही मिल जाती तो आज पूरे भारत में सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी होती है, ठीक है, और सबके घर में पैसा होते हैं, सब इंजॉय करते होते, ठीक है। तो ऐसे नहीं मिल जाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तभी आप सफल हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब आप सोचिए कि लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी आपके साथ मेहनत कर ही रहा हूँ कि मैं भी एक बेस्ट टीचर बन सकूँ, मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकूँ, ठीक है। तो मैं भी मेहनत ही तो कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, नहीं तो मेरी क्या लगी हुई है, आप सोचिए कि मेरा क्या जा रहा है कि मैं इतना परेशान हूँ, ठीक है। तो मैं भी अपने आप को डेवलप करने के लिए, मैं भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे आप सोचिए कि यूट्यूब पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि बोलना ही पड़ता है लगातार, आपको चुप नहीं होना। अगर आप चुप हो गए तो फिर समझ लीजिए जो क्लास होती है बिल्कुल बेकार हो जाती है, ठीक है। तो यूट्यूब पर क्या होता है, लगातार बोलना होता है, इसीलिए कई बार बोला जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को शेयर कर दें। ये सब सारी चीज़ें टीचर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, और दूसरी चीज़ टीचर जो मेहनत कर रहा है कम से कम उसकी मेहनत का कुछ तो फल मिले, ठीक है, इसलिए टीचर इतना बोलता है। नहीं तो किसको क्या लगी हुई है, क्यों बोलेगा, क्यों परेशान करेगा आपको कि भैया आप सब्सक्राइब करें, करवाएं, फालतू काम क्यों करवाएगा, ठीक है। देखिए वो आपके साथ मेहनत करता है तो आपसे भी उसकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं जो आपको भी करना चाहिए। इसलिए लोग जितने भी टीचरगण हैं, जितने भी हमारे विश्व में टीचरगण हैं या भारत में जितने भी टीचरगण हैं, वे सब हम आपसे इस तरह की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। क्लास कितनी भी लंबी होगी मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक 79 पेज तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, ठीक है। जब सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करते हैं घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के कौन से राज्य में है, फिर उसके बाद कौन से राज्य में है, ठीक है। अब आइए समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद कौन सा है, महाराष्ट्र है। आप सीधा मैप में चले जाइए, आपका माइंड सीधा मैप में जाना चाहिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर मैप हो तो मैं आपको दिखा दूँ, शायद मैंने रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैप नहीं है दोस्तों, ठीक है, मैप मैंने आगे ही लगा रखा था। चलिए अब वहाँ मैं जाऊँगा तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा और फिर इसमें और भी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैप में अपने माइंड में याद करते चलिए, नहीं तो अगर आपके पास फ़ोन होगा या दूसरा फ़ोन हो तो वहीं पर आप मैप रख लीजिए, नहीं मैप हो तो आप अपना, आपके आसपास मैप हो तो उसको आप अपने नज़र डालते जाइए उस पर, ठीक है, या जहाँ पर मैप हो वहाँ पर आप जाकर बैठ जाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको मैप देखते ही जाना है, चाहे ऑफलाइन देखें चाहे ऑनलाइन, कैसे भी देखें, कुल मिलाकर मैप देखते चलिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहला राज्य कौन सा आ जाता है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार आ जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये डेटा मत याद रखिए, फालतू क्या करेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन कौन से हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। ध्यान ध्यान रखिएगा, गोवा जो है क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, और सबसे कम में देखा, जनसंख्या में देखा जाए तो सिक्किम है, ठीक है। नहीं तो सोचो आप गोवा ही है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश। चलिए इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, UMB याद रख लीजिएगा, ठीक है, UMB याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या में UMB, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, UMB सर्वाधिक जनसंख्या, योगी जी UMB इस समय दे रहे हैं, सबको टैबलेट दे रहे हैं तो UMB याद रखिएगा, योगी जी UMB दे रहे हैं
UMB दे रहे हैं जनसंख्या में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश, U फॉर उत्तर प्रदेश, M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार हो जाएगा। CAG, देखिए एक मिनट, सिक्किम को याद रख लीजिएगा। SAG, आप देखते हैं CAG के बारे में आप जानते हैं कि नहीं, तो जैसे CAG वैसे SAG याद रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाले में आप ध्यान रखिएगा, जैसे CAG वैसे SAG। अगर आपसे कोई कहे नियंत्रक महालेखक परीक्षक, तो आप का ध्यान वहाँ चला जाना चाहिए तुरंत, SAG मतलब क्या हो जाएगा, S फॉर सिक्किम और A फॉर अरुणाचल प्रदेश, G फॉर हो जाएगा गोवा, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करेंगे तो SAG। अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे UMB, योगी जी UMB दे रहे हैं, ठीक है। टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, तो उसके साथ डेटा भी देंगे, UMB यानी MB देंगे, ठीक है। तो योगी जी को याद रखिएगा, MB याद रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को घटते क्रम में लगा दीजिए, ठीक है, तो आप UMB यानी योगी जी MB कर लीजिएगा। योगी MB कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही योगी हैं, ठीक है। तो योगी और M फॉर महाराष्ट्र, B फॉर बिहार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बता दीजिए आप बढ़ते क्रम में, तो बता दीजिएगा आप सिक्किम है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर आप ध्यान रखिएगा गोवा है। SAG को याद रखिएगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाले बढ़ते क्रम में आप क्या ध्यान रखेंगे, SAG, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, G फॉर गोवा। अब मुझे नहीं लगता आप लोग भूलेंगे। चलिए अब आइए बात करते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसको अगर याद करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो 10 की वृद्धि वाले राज्य की बात करते हैं तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले राज्य की बात करते हैं तो नागालैंड, केरल, गोवा, ठीक है। नागालैंड, केरल, गोवा ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले की बात करते हैं तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार है, ठीक है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाले की बात करते हैं तो एक तरीके से नागालैंड, फिर केरल है, फिर गोवा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य कौन से। इसको आपको याद करके जाना है, ठीक है, इसको आप जरूर याद करके जाइएगा। सर्वाधिक जन घनत्व वाले मतलब कि कम जगहों पर कितनी ज़्यादा जनसंख्या रहती है उसे जन घनत्व कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कि सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य में देखा जाए तो बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है। तो इसको भी याद करना चाहें तो नीतीश, ममता और केरल के मुख्यमंत्री हमें नहीं पता हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो या ऐसे कर सकते हैं BPK, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के BPK हो गया है, या BP हाई के जगह पे आप BPK कर लीजिएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर्वाधिक जन घनत्व में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा BPK, उनका BP बढ़ गया, K मतलब केरल हो गया है, ठीक है। तो उनका BP बढ़ गया केरल से उनका BP बढ़ गया। ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जन घनत्व वाले राज्य को, ठीक है। BPK याद कर लीजिएगा। देखिए ये सब आप अपने नोट्स में लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स हो, कहीं पेन कॉपी लेकर बैठे हो, तो जल्दी से ये सब आप अपने नोट्स में लिख लीजिए ताकि तुरंत याद भी हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है और सिक्किम है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले की बात करते हैं तो इसको कैसे याद करें, ऐसे कर लेते हैं, आइए आपका इंतजार, आमस, ठीक है। ऐसे ही याद कर लीजिए, इधर उधर करके कुल मिलाकर हमें याद करना है, ठीक है। तो जैसे भी हो, बाएं दाएं तिरछा जैसे भी हो, कुल मिलाकर याद हो जाए। तो न्यूनतम जनघनत्व की बात करते हैं तो अमस की बात कर लेते हैं। आ फॉर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मा फॉर हो जाएगा मिजोरम, एस फॉर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। एक तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले में तो ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो BPK यानी नीतीश कुमार का BP बढ़ गया है, केरल की वजह से याद रख लीजिएगा। तो सर्वाधिक जनघनत्व B फॉर हो जाएगा, सीधा बिहार हो जाएगा, और P फॉर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। या नीतीश कुमार के वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का BP हाई हो गया केरल की वजह से। इतना बड़ा मत याद कर लीजिए, केवल आप इतना याद कर लीजिए, नीतीश कुमार की वजह से केरल का BP हाई या उनका कुछ भी, कुल मिलाकर याद करना है, बस सिंपल सी बात इतनी है। अमस की बात कर लेते हैं तो ये है न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य। फिर से एक बार रिवीजन,
ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे सर परेशान कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको हमें याद करवाना है, आपको हमें सिलेक्शन देना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हमने आपको बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात की थी हमने, घटते क्रम में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में जनसंख्या, फिर उसके बाद तो हमने आपको बताया योगी जी एमबी दे रहे हैं, यानी टैबलेट के साथ एमबी दे रहे हैं, ठीक है। टैबलेट के साथ एमबी यानी लैपटॉप के साथ एमबी दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार याद कर लीजिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। फिर न्यूनतम में हमने आपको बताया था, न्यूनतम जनसंख्या वाले में बढ़ते क्रम में तो SAG याद रख लीजिएगा, CAG का सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा को याद कर लीजिएगा SAG, ठीक है। तो आप कम से कम इतना तो UMB SAG तो दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, ताकि आप वहाँ जब बैठे तो UMB SAG आप बोलते किसी से बोल दीजिएगा, ठीक है। और नीतीश कुमार का BP हाई हो गया है केरल के वजह से, ये याद कर लीजिएगा। और अमस, ठीक है, तो अमस याद कर लीजिएगा, कोई शब्द है नहीं, ठीक है, वैसे ही याद कर लीजिएगा। चलिए साक्षरता की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं कि सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य तो हमें वैसे ही याद रहता है, लेकिन फिर भी हमें देख लेते हैं एक बार। तो सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य की बात करते हैं तो केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। तो केरल, मिजोरम, गोवा, ठीक है। तो केरल, मिजोरम, गोवा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन कौन सा है, तो केरल है, KMG याद कर सकते हैं, इसको याद करना है KMG। देखिए ये सारे कोड एक जगह लिख लीजिएगा, ये सारे कोड एक बार लिख लीजिएगा, KMG और UMB और SAG, ठीक है, और BPK और अमस, ये सारे कोड एक बार लिख लीजिएगा। फिर एक बार अपने ध्यान से इत्मीनान से अपने माइंड में सोच लीजिएगा, क्रम से आप एक बार सोच लीजिएगा, फिर आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, कभी आपको दिक्कत होगी ही नहीं। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए ना तो आपको जनसंख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नई वाली जब एक तरीके जनसंख्या काउंटिंग हो जाएगी तब उसको पढ़िएगा, अभी तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नया डेटा आने में समय लगेगा। तो KMG याद कर लीजिएगा, KMG एक कंपनी भी शायद है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम साक्षरता में, तो बिहार आएगा ही, ठीक है। तो BAR, बार, हाँ आप जानते हैं ना, बार डांस करने वाला, ठीक है, या बार काउंसिल वकीलों वाला, ठीक। तो न्यूनतम साक्षर में सर्वाधिक में ऐसे याद कर लीजिए, सर्वाधिक साक्षर KMG, न्यूनतम साक्षर बार, ठीक है। तो KMG बार को याद कर लीजिए। सर्वाधिक में क्या हो जाएगा, K फॉर केरल, M फॉर मिजोरम, G फॉर गोवा, और न्यूनतम साक्षर वाले में आप याद कर लीजिए, न्यूनतम साक्षर वाले में याद कर लीजिए बार, ठीक है। तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारियों के बारे में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारियों के बारे में। काफ़ी छात्र छोड़कर जाने वाले होंगे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, आप कितने लोग भी चले जाइए, अब हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इस क्लास को पूरा ही करूँगा, चाहे 1.5 घंटे लगें, चाहे 2 घंटे लगें, लेकिन इस क्लास को मैं कंप्लीट करूँगा। बात करते हैं कुछ प्रमुख संस्थान या संगठन की बात करते हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, विश्व बैंक की बात की जा रही है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC, इस बात को ध्यान रखिएगा। IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना 1945 में, और इसका भी मुख्यालय एक ही जगह पर है जहां पर वर्ल्ड बैंक की है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपीय, ठीक है, यूरोपीय यानी कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करते हैं तो 1957 की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। इसको याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में। इसका मुख्यालय यानी कि मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स में है। अंकटाड की बात करते हैं, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पर है या मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में। ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, ठीक है। ADB की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 1966 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला में। आसियान की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जाकार्ता में।
नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करते हैं, तो WTO की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। NDB की बात करते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर लेते हैं, यानी जो ब्रिक्स से संबंधित है। ठीक है, ब्रिक्स देशों के, तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? ठीक है, चलिए सब छोड़ देते हैं, बाद में बताऊंगा अतिरिक्त जानकारी। तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, और संघाई में इसका मुख्यालय है। AIIB की बात करते हैं, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 2016 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में है। ठीक है, तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठन से भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़कर जाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के प्रमुख या देशों के प्रमुख सीमाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो देशों के महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं की बात करते हैं, तो भारत चाइना की सीमा रेखा क्या है? मैकमोहन। भारत पाकिस्तान की है रेड क्लिफ। ठीक है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की रेखा कौन सी है? डूरंड रेखा है। और रूस एवं फिनलैंड की बात करते हैं तो मेनरहीम रेखा है। जर्मनी व फ्रांस की बात करते हैं, श्रिजफील्ड रेखा है। जर्मनी व पोलैंड की बात करते हैं, ऑर्डर सेनी रेखा है। और जर्मनी व फ्रांस की रेखा क्या है? मैग्नीटॉट है। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, 38वीं समांतर रेखा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा क्या है? 49वीं समानांतर रेखा है। इस बात को ध्यान रखना है, तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। चलिए फिर बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं जिनका मुख्यालय कहाँ पर है और इनकी स्थापना कब हुई थी। जैसे कि बात करते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में, और इसका मुख्यालय जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, मुख्यालय रोम में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945, वाशिंगटन DC। और IBRD यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक, यानी पुनर्निर्माण विकास बैंक की बात करते हैं तो 1945 में वैसे है, 1945 में होनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, वाशिंगटन DC हो सकता है 1945 या 44 आसपास हो। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की बात करते हैं तो 1946 में, और पेरिस में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को याद करके जाइएगा, इस बार खूब चर्चा में रहा है कोरोना की वजह से, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करते हैं तो 1865 में इसकी स्थापना हुई थी, जिनेवा में। यूनिसेफ की बात करते हैं तो 1946 न्यूयॉर्क में। IEA की बात करते हैं तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की बात करते हैं 1957 वियना में है। ठीक है, ICAO की याद करते हैं, याद करना चाहें करिए, नहीं छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व मौसम संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 1951 जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा बहुत। चलिए अब विश्व के प्रमुख देशों की संसद की बात कर लेते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसको छोड़ ही दीजिए। ठीक है, इसको मैं अलग से किसी दिन आपको शेयर कर आपके साथ साझा कर दूंगा या पढ़ा दूंगा। हाँ, भारत की संसद को याद रखिएगा, भारत की संसद कौन सी है, तो ये आपका वही है, अगर याद करना चाहो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापना। राष्ट्रमंडल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और लंदन में मुख्यालय है। NAM यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और रेड क्रॉस, चलिए मैं मुख्य बता देता हूँ। नाटो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949, और मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम। यूरोपियन संघ की बात करते हैं 1993 ब्रुसेल से बेल्जियम। ठीक है, G8 की स्थापना 1975 में, G15 की स्थापना 1989 में, और सार्क बता ही दिया है। आसियान की बात करते हैं 1967 जाकार्ता इंडोनेशिया। ठीक है, OPEC की बात करते हैं 1960 वियना ऑस्ट्रिया। और ADB की अभी बता ही दिया, और इसको भी छोड़ दीजिए। बिम्स्टेक की बात करते हैं 1997 और ढाका यानी बांग्लादेश।
ठीक है, बस इतना आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं रमेश चंद्र शाह की बात करते हैं, यानी कि हिंदी में लिखी कुछ पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं। हिंदी में लिखी तो कुछ पुस्तकों के बारे में देखें तो रमेश चंद्र शाह की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक कौन सी है? विनायक, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था इसके लिए। विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक कौन से है? व्योमकेश दरवेश स्मरण, जो 2013 में इन्हें व्यास में सम्मान पुरस्कार दिया गया था। गोविंद मिश्र की पुस्तक कौन सी थी? फूल पौधों पर, तो 2013 में इन्हें सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करते हैं, इनकी पुस्तक प्रिय प्रवास रस कलश है। मुंशी प्रेमचंद की भैया तो याद करके जाइएगा, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। महादेवी की बात करते हैं, यामा, निर्जा और संध्या गीत। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक की बात करते हैं तो साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ। विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं तो विष्णु अर्धनारीश्वर और आवारा मसीहा, भैया इसको जरूर याद कर लीजिएगा, आवारा मसीहा। और मेरा वतन किसका है? विष्णु प्रभाकर का है, ध्यान रखिएगा। मैला आंचल किसका है? फणीश्वर रेणु का, इसको भी याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक की बात करते हैं तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, और इसको तो याद कर ही लीजिएगा रश्मिरथ को। संस्कृत की 4 अध्याय एक इसकी है रामधारी सिंह दिनकर की। रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, चिंतामणि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बात करते हैं तो नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, कितने नावों में कितनी बार। सुमित्रानंद पंत की बात करते हैं, युगवाणी, ग्राहला और चिदम्बरा और युगांत और तारापथ। सूर्यकांत त्रिपाठा निराली की बात करते हैं, निराला, परिमल, कुकुरमुत्ता और जूही की कला। ठीक है, तो ये सब पुस्तकें हैं, एक बार सुन लीजिएगा कम से कम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीटेट वाले हैं तो इसको 2 बार सुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उनके लिए। चलिए बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख, हाँ यूपीएसआई में वो प्रश्न पूछ सकते हैं पुस्तकों से, ठीक है, उसको थोड़ा से एक बार गौर कर ही लीजिएगा। चलिए भारत के प्रमुख शोध संस्थान की बात कर लेते हैं तो जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्र संस्थान की बात करते हैं तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में, एसएससी जीडी में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पर है? शिमला में है संस्थान। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजमुंदरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेन चलो मैं आपको बता देता हूं, तो आप याद रख लीजिएगा। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे में, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है। और भारतीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, बहुत है, ठीक है, करनाल यानी हरियाणा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, क्या करोगे इतना ज़्यादा याद करके, फिर आप कहेंगे सर कितना मैं याद करूं। ठीक है, छोड़ देते हैं सब, बिना वजह के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए, और कहाँ चला गया है? हाँ भैया, इसको तो आपको याद करके जाना ही होगा, भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इसको आप तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लेना है, ठीक है, इसको याद कर लेना है। पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो ठीक है, अपने टारगेट को आप जब पूरा करेंगे तब आपको पीडीएफ मिलेगी, वो तो ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र टारगेट को पूरा ना कर पाए, सारे छात्र कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान टारगेट है। 5 लोग तो आपके अंडर में जानने वाले होंगे ही। अगर 5 लोग भी नहीं है आपके जानने में तो ये समझ लीजिए आपका जीवन बेकार है, कि आपको 5 लोग भी नहीं जानते हैं तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कोई भी छात्र डिसलाइक करके नहीं भागेगा, ये गलत बात है, ठीक है, मजाक चलता है। चलिए बात करते हैं कि भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। कथकली और मोहिनी अट्टम जो है केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथक की बात करते हैं तो उत्तर भारत, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश।
और नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की बात, उड़ीसी की बात उड़ीसा है, मणिपुरी की मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम की बात करते हैं केरल के। ठीक है, तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फिर से एक बार, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित है शास्त्रीय नृत्य, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल, और ठीक है, और कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, कथक की बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उड़ीसी की बात करते हैं तो उड़ीसा, मणिपुरी की बात करते हैं तो मणिपुर, और मोहिनीअट्टम केरल हमने आपको बता ही दिया। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद करने वाला नहीं है, बस कुचिपुड़ी को याद कर लेंगे, भरतनाट्यम याद कर लीजिएगा, कथकली, मोहिनीअट्टम याद कर लीजिए। बाकी 2-3 तो ऐसे ही हैं, जैसे उड़ीसी है तो उड़ीसा में लगा देंगे, मणिपुरी जो है मणिपुर में लगा देंगे। ठीक है, तो जो एक तरीके से उन्हीं राज्यों के नाम पर ही है तो उनमें तो कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इसके पहले हमने सीखा भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने सीखा। अब आइए हम बात कर लेते हैं भारत के लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के लोक नृत्य में असम की बात करते हैं तो असम के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बिहू, खेल गोपाल, महारास और नट पूजा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बिहू, खेल गोपाल, महारास और नट पूजा। झारखंड की बात करते हैं तो छऊ, खटगुड़वा और धोबिया कर्मा। बिहार की बात करते हैं बरो, बखाइन, सरोह और झिझिया। राजस्थान की बात करते हैं कठपुतली, घूमर, पढ़ियारी, गणगौर। राजस्थान की बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं गरबा, डांडिया, लास्या, गणपति भजन। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं जात्रा, बाउल, काठी और ढाड़ी। महाराष्ट्र की बात करते हैं लावली, तमसा, बोहदा, मौनी। केरल की बात करते हैं उट्टम, थुलाल, काली अट्टम। उत्तराखंड की बात करते हैं चौफला, कजरी, झोटा, चाचरी। उड़ीसा की बात करते कर्नाटक यक्षगान, करगा, कुनीता। तो सुन लीजिए, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं कुंभी, सिद्धि और माधुरी और घंटा मर्दाल। मध्य प्रदेश की बात करते हैं पंडवानी और मुंदड़ी। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं गौड़ी, डागला, राउत, नाचा, पंथी। उत्तर प्रदेश की तो जानते हैं नौटंकीबाज लोग हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो रासलीला, नौटंकी और छपेला। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जयंती, जद्दा, छारवा, डांगी। पंजाब हरियाणा की बात करते हैं भांगड़ा, गिद्दा, धमान। मेघालय की बात करते हैं लाहो, बांग्ला। नागालैंड की बात करते हैं चोंग, खैवा, लीमा। तमिलनाडु की बात करते हैं कोलट्टम, कावड़ी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं राउफ, दामली, हिकात। देखिए एक बार सुन भी लेते हैं तो कम से कम हो सकता है कि वहाँ पर याद आ जाए और 1 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो कम से कम इतना तो आप एक तरीके से अनुमान लगाकर जाइए ही। ठीक है, चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कौन सा पुरस्कार किस सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार किस सम्मान में दिया जाता है, यानी कि कौन सा पुरस्कार कैसे दिया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार की बात करते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी की बात करते हैं तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा में, जन सेवा में, पत्रकारिता, साहित्य में, संचार में, अंतर्राष्ट्रीय समझ क्षेत्र में। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा भैया, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इनको ज़रूर याद करके जाइएगा। ठीक है, 1 आध नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, वो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। ठीक है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार थे। अब आइए बात कर लेते हैं, बस 5 मिनट और धैर्य बनाए रखिए। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करते हैं तो भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में, और विशिष्ट सेवा और जन सेवा के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जाता है भारत में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है।
वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन के क्षेत्र में और संस्कृति और कला के क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षण यानी टीचर जो मेंटोर होते हैं उन्हें दिया जाता है उन क्षेत्र में। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय रत्न पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, कुछ पुरस्कारों के नाम चेंज हुए हैं, उनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताइएगा, मैं आपको उसका करंट अफेयर्स शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, कौन कौन से नाम बदले हुए हैं अभी सिर्फ इतना देख लीजिए। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में। शांति एवं रूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार कृषि पैदावार उल्लेखनीय योगदान के लिए। चमेली पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। गोविंद बल्लभ पंत सर्वश्रेष्ठ सांसदों को दिया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय नागरिक अलंकरण की बात कर लेते हैं थोड़ा से। तो गणतंत्र पुरस्कार दिवस, गणतंत्र पुरस्कार यानी गणतंत्र के पुरस्कार कब दिए जाते हैं? भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब छोड़ दीजिए, छोड़ो। चलिए, शौर्य पुरस्कार थोड़ा देख लेते हैं। शौर्य पुरस्कार के बारे में थोड़ा से देख लेते हैं। परमवीर चक्र पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। महावीर चक्र जो है द्वितीय श्रेणी का पराक्रम पुरस्कार है। वीर चक्र जो है तृतीय श्रेणी का है। अशोक चक्र जो है यह पदक थल सेना, जल सेना तीनों को दिया जाता है उनके साहस, पराक्रम, आत्म बलिदान और अत्यंत सराहनीय दिखाने के लिए या प्रयास करने के लिए दिया जाता है। चलिए, प्रमुख देशों के प्रमुख खेलों के बारे में एक बार देख लेते हैं, बस छोटी सी जानकारी, 2-3 मिनट और वेट करिए। प्रमुख देशों की प्रमुख खेलों की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यहाँ का खेल कौन सा है? बेसबॉल है। इंग्लैंड का प्रमुख खेल कौन सा है यानी कि मुख्य खेल कौन सा है? क्रिकेट है। स्पेन की बात करते हैं सांड युद्ध। जापान जूडो। कनाडा आइस हॉकी और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट। रूस की बात करते हैं फुटबॉल। मलेशिया की बात करते हैं बैडमिंटन। चीन की बात करते हैं टेबल टेनिस। भारत हॉकी। पाकिस्तान हॉकी। ब्राज़ील फुटबॉल। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा और भारी स्तनी जो है नील व्हेल है। और नेक्स्ट बात करते हैं सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी की बात करते हैं तो अफ्रीकन हाथी है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप जो है टार्टिल है जो समुद्री कछुआ है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा सर्प की बात करते हैं तो पाइथन है। सबसे बड़ा कपी की बात करते हैं तो गोरिल्ला है। सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं तो हमिंग बर्ड है। और सबसे छोटा स्तनी की बात करते हैं छछूंदर है। सबसे बड़ा अंडे की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग है। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु जो है चीता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कटिपुच्छ, स्थायनी टेल्ड स्क्विड, अंड प्रजक स्तनी एकिडीना और डकविल। इसको याद करना चाहे तो करें। अंड जरायुज स्तनी की बात करते हैं जिराफ। सबसे ऊंचा स्तनी की बात करते हैं तो कंगारू है। अंड जरायुज स्तनी की बात करें कंगारू। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ जो अफ्रीका में पाया जाता है। विषैली मछली की बात करते हैं सेफ स्टोन फिश या लॉयल फिश। और भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है? चेन्नई में है। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो है कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दक्षिण अफ्रीका में है। क्रूगर नेशनल पार्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्रूगर नेशनल पार्क को। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान से। ठीक है, अस्थियों की संख्या देखा जाए तो 206 हैं। मानव में कुल कितनी अस्थियां हैं? 206 हैं। सबसे छोटी अस्थि की बात करते हैं स्टिपीज है जो कर्ण के मध्य में है। और सबसे लंबी ग्रंथि अस्थि की बात करते हैं फीमर यानी जंघा में। नेक्स्ट बात करते हैं कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है? 33 है। सबसे लंबी पेशी की बात करते हैं सार्टोरियस है। सबसे बड़ी आंत की लंबाई जो है 1.5 मीटर है। सबसे छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 6.25 मीटर है। यकृत का भार पुरुष में देखा जाए तो 1.4 से लेकर 1.8 किलोग्राम। यकृत का
महिला में देखा जाए तो 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम। सबसे व्यस्त मानव अंग की बात करते हैं हृदय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा माना जाता है? दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सा है? पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्य तापमान की बात करते हैं तो 98.4 फ़ारेनहाइट। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी है? 5.5 लीटर होती है। आरबीसी का जीवन काल, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, जीवन काल 2 से 5 दिन। रुधिर का थक्का बनने का समय 3 से 6 मिनट का लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाग्राही रुधिर 3 से 6 मिनट में लेते हैं और थक्का बनने में हो सकता है। ठीक है। और सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा आता है? वो सामान्य रुधिर दाब जो है 120 से 180 HG होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय गति 1 मिनट में 72 बार 1 मिनट में। वृक्क का भार 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार 1220 से लेकर 1400 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी। सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करते हैं तो प्यूटरी ग्रंथि। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विज्ञान में विटामिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एक विशिष्ट प्रकार की कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा करने के लिए आवश्यक है। विटामिन की खोज हॉकिंस ने की थी और इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कैसिमीर फंक ने किया था। और विटामिन में देखा जाए तो ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं और विटामिन बी, सी जो हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि विटामिनों से उत्पन्न होने वाले रोग और उनके लिए स्रोत क्या। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। और हमें क्या इसके लिए खाना चाहिए विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, साग सब्जी और मछली का तेल। विटामिन B1 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नेम क्या है? थायमिन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। ठीक है। और नेक्स्ट बात कर, और इसके स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली हुई दाल वगैरह खाइए। विटामिन B2 की बात करते हैं तो राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नेम है। और इससे क्या हो जाता है? इसकी कमी से मुख्य के कोनों का फट जाता है यानी क्लोसिस हो जाता है। ठीक है। और खमीर, यकृत और मांस, हरी सब्जियां वगैरह खाइए। विटामिन B5 की बात करते हैं तो निकोटीनेमाइड इसका रासायनिक नेम है। पिलग्रा यानी त्वचा दाद हो जाता है। मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और हरी सब्जियां, पत्ती वाली सब्जियां खाइए। विटामिन 1-2 की बात करते हैं। विटामिन 1-2 या 12 की बात करते हैं। साइनोकोबालिन और प्राणनाशी और रक्तता और मांस और यकृत वगैरह खाइए। और नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन सी की रासायनिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक या मसूड़ों का फूल जाना रोग हो जाता है। मसूड़ों का फूलना ही इस तरह का रोग हो जाता है। और इसके लिए नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर वगैरह खाना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और इससे बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। और मछली का तेल वगैरह खाना चाहिए इसके स्रोत के लिए। विटामिन ई की बात करते हैं, टोकोफेरोल है। और जनन शक्ति कम हो जाती है इसकी कमी से। और ये सब चीज़ें हमें खाना चाहिए, सब्जियां, दूध, मक्खन और अंकुरित गेहूँ। विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नेम क्या है? फिलोक्विनोन है। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। और टमाटर, हरी सब्जियां इसके लिए हमें खाना चाहिए। मानव रोग की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग की बात करते हैं तो एड्स से क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। और विषाणु का नेम क्या है? HIV है। डेंगू से क्या होता है? संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, सिर व जोड़ों में दर्द होता है। और आरबो विषाणु इसका नेम है। पोलियो की बात करते हैं तो गला प्रभावित होता है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ प्रभावित नाड़ी संस्थान और एंट्रो विषाणु है। चेचक की बात करते हैं, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और इसके रासायनिक नेम क्या है? वेरिओला विषाणु है।
नेक्स्ट बात करते हैं छोटी माता की बात करते हैं तो इसका संपूर्ण यह किसको प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को। और वेरिसेला इसका विषाणु नेम है, वेरिसेला। खसरा की बात करते हैं, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। पैराक्यूमोक्स पैरामीक्यूसो इस विषाणु इसका विषाणु नेम है। हेपेटाइटिस या पीलिया की बात करते हैं तो यकृत प्रभावित होता है और इसका विषाणु नेम क्या है, हेपेटाइटिस ABCD है और या तो ई विषाणु। रेबीज से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और रैबिडोर विषाणु इसका रासायनिक नेम इसका विषाणु नेम है। हर्पीस से क्या होता है, त्वचा प्रभावित होती है और हर्पीस विषाणु इसका विषाणु नेम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग की बात कर लेते हैं तो टिटनेस की बात करते हैं तो इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, जीवाणुओं का नाम मत याद रखिएगा। हैजा की बात करते हैं तो आंत प्रभावित होती है और टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग से फेफड़ा। डिप्थीरिया से बात करते हैं श्वास नली। प्लेग की बात करते हैं तो फेफड़ा और काली खांसी की बात करते हैं श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, निमोनिया फेफड़ा को। कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र वसा। गोनोरिया की बात करते हैं तो मूत्र मार्ग। और सिफिलिस की बात करते हैं जननांग को प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं परजीवियों से होने वाले रोग की बात करते हैं और प्रभावित क्या होंगे, तो जैसे मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया से कौन सा प्रभावित होता है अंग, प्लीहा, यकृत, RBC। और इसका एक तरीके से परजीवी नियम क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम है और वाहक क्या है, मादा एनाफिलीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पायरिया से क्या होता है, मसूड़े प्रभावित होते हैं और इसका परजीवी नेम क्या है, एंट अमीबा और जिंजिबेलिस है और इसका वाहक कुछ भी नहीं है। निद्रा रोग जो होता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है और इसका एक तरह परजीवी नेम क्या है, ट्रिपेसोनोमा और सीसी मक्खी इसका वाहक है, काटने से होती है। पेचिस की बात करते हैं तो आँख प्रभावित होती है और इसका परजीवी नेम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिका है। काला अजार की बात करते हैं तो इससे अस्थि मज्जा प्रभावित होती है और इसका रासायनिक नेम क्या है मेरे साथियों, इसका रासायनिक नेम है लीस मैन्यूयो और डोना वानी बालू मक्खी है। ठीक है, ये है इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रोग फैलाने वाले कीट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एक तरीके से रोग हैं कीट हैं जो रोग फैलाते हैं। घरेलू मक्खी क्या करती हैं, हैजा, अतिसार, ठीक है, यानी पेचिस और सुजाक और कुष्ठ रोग, TB और टाइफाइड और दस्त जैसे चीज़ों को जैसे रोग को फैलाती हैं, इसके काटने से घरों में होते हैं। मच्छर जो होते हैं मलेरिया, फील पाँव और डेंगू जैसे रोग हो जाते हैं अगर इसके काटने से। चूहा जो है प्लेग नामक बीमारी फैलाते हैं। सीसी मक्खी निद्रा रोग फैलाते हैं और सैंड फ्लाई बालू यानी कि बालू वाली मक्खी जो होती हैं काला अजार फैलाती हैं। खटमल की बात करते हैं, टाइफस, रिफ्लेक्सिंग ज्वर, कुष्ठ रोग, अब ये तो दिखते ही नहीं है खटमल। जू की बात करते हैं ट्रेंच ज्वर और टाइफस, रिफ्लेक्सिंग ज्वर। ठीक है, तो हमने आज आपको सारा कुछ पढ़ा दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इटाई रोग जो है मानव में कैडमियम की जल में विषाक्तता के कारण होता है। काफ़ी छात्र तो आज भाग गए होंगे, एक आध ही छात्र होंगे जो हमारे साथ लास्ट तक लगे होंगे। नहीं, मुझे पता है कि काफ़ी छात्र भाग गए होंगे, ठीक है, क्योंकि वो थक गए होंगे कि कब ख़त्म होगा। नेक्स्ट बात करते हैं BCG के टीके में C का अर्थ क्या हो जाता है, कैलमेट हो जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है और वर्षा पर होने से यह जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है और इसका pH मान क्या करती है, मृदा के pH मान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया और लास्ट बातें, ठीक है, ये लास्ट है। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं, एस्कोटिक्स की बात करते हैं तो यह ध्वनि से संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, खगोल शास्त्र इसे कहा जाता है और इसके अंतर्गत ग्रह, उपग्रह और अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स की बात करते हैं तो अंतरिक्ष यात्रा करने से संबंधित है विज्ञान की शाखा में। नेक्स्ट बात करते हैं एरोनॉटिक्स की बात करते हैं तो इसमें वायुयान संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोस्मोलॉजी की बात करते हैं भैया तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान का शाखा है। क्रायोजेनिक्स की बात करते हैं तो निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों और नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए है। होलोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें लेसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र का बनाने वाली विधि मानी जाती है या अध्ययन किया जाता है। और मेट्रोलॉजी की बात करते हैं तो यह विज्ञान की शाखा से संबंधित होती है। ठीक है, तो हमने आज आपको ज्योग्राफी के साथ साथ
विज्ञान के भी कुछ महत्वपूर्ण थे बातें, उनको भी हमने आपको पढ़ा दिया। सारा कुछ हमने आपको करवा दिया। बस इतना ही आपके एसएससी जीडी यूपीएसआई जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाएगा, इससे इतर कुछ नहीं आएगा। यदि आपको क्लास बेहतर लगी होगी तो क्लास बेहतर लगी हो तो क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है। और साथ ही साथ आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी आधुनिक भारत का, जो पहला पार्ट हमने करवा दिया है उसका सेकंड पार्ट। और जो एक तरह यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ अलग पॉइंट आने वाले हैं, यानी कल आएंगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो उनकी क्लास अलग होगी। आज उनकी क्लास एक साथ हमने इसलिए कर दिया क्योंकि आज हमने इसलिए कर दिया कि उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो पढ़ा है उनका रिवीजन हो जा रहा है। मैंने ये सब सारा कुछ उन्हें पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो एसएससी वाले हैं उनको भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया है, लेकिन कुछ अतिरिक्त जानकारी इसमें थी, तो उन्हें एक बार उनका रिवीजन हो जाएगा। और आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, बहुत मेहनत पड़ी।